नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स कहते हैं तीर्थयात्री को। जागिनी एट द मार्केट। जागिनी लुक्ड फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। जागिनी गांव में लगने वाले मेले का इंतजार कर रही है। सी लव टू सी एंड टच द पॉट्स एंड पैन्स ऑफ शाइनी स्टील, ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स, क्लोथ प्रिंटेड विथ ब्रिलियंट फ्लोरल डिजाइन्स एंड क्लॉकवर्क टॉयज, ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी। जागिनी को स्टील के बर्तन, चमकीली बाल्टियां, कपड़े जिन पर फूल के डिजाइन बने हुए होते हैं और खिलौने जो चाबी से चलते हैं, उनको देखना और छूना काफी पसंद है। और मेले में ये सारे सामान शहर से आते हैं। The men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. मेले में जो लोग अपने सामान को बिखेरते हैं, दुकान लगाते हैं, वे बस और ट्रक से आते हैं और उसी दिन वापस चले जाते हैं। Why were they always on the move? She wondered. मेले में दुकान लगाने वाले लोग हमेशा ट्रैवल क्यों करते हैं? जागिनी को ये आश्चर्य हुआ। Her mother explained that they were traders. जागिनी की माँ ने उसे बताया कि ये लोग ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं। और व्यापारी किसे कहते हैं? पीपल हु बॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर। व्यापारी वो लोग होते हैं जो सामान को वहां से खरीदते हैं जहां वो सामान बनाया जाता है और फिर उसे कहीं और जाकर बेचते हैं और इससे उन्हें मुनाफा होता है। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। व्यापार और व्यापारियों के बारे में कैसे पता करें? यू रेड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 8। इससे पिछले चैप्टर में हमने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में पढ़ा है। दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बॉल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट। तो इस तरह के मिट्टी के बर्तन, खास करके कटोरे और प्लेट्स, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से खुदाई करने के बाद मिलते हैं। हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस। आपको क्या लगता है ये देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे पहुंचे होंगे? ट्रेडर्स मे हैव कैरीड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। व्यापारियों ने इन बर्तनों को जहां वे बनाए जाते हैं वहां से खरीद कर और दूसरे जगहों में जाकर बेचा होगा, इसलिए ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में अलग अलग जगहों से मिलते हैं। साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। साउथ इंडिया सोने के लिए, मसालों के लिए, खास करके काली मिर्च और कुछ कीमती पत्थरों के लिए काफी मशहूर था। Pepper was particularly valued in Roman Empire, so much so that it was known as black gold. काली मिर्च को रोमन एम्पायर में, रोम में काफी कीमती माना जाता था, इतना कीमती कि उसे काला सोना कहा जाता था, ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। So traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans. तो व्यापारी इन सामानों को लेकर रोम तक जाते थे। और वे कैसे जाते थे? जहाजों में जाते थे, समुद्र को पार करके जाते थे, या फिर व्यापारी झुंड बना के जाते थे, ग्रुप में जाते थे। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। ऐसा लगता है कि रोम से काफी व्यापार होता था क्योंकि एक्सकेवेशंस में बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, रोम के सोने के सिक्के मिले हैं साउथ इंडिया में। कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड व्हाई दीज रीच्ड इंडिया। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सिक्के भारत तक कैसे पहुंचे? तो भारत के व्यापारी यहाँ पे मिलने वाले गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स, पेपर, इन चीजों को लेकर रोम जाते होंगे और वहां उसे बेचकर उसके बदले में सोने के सिक्के लेकर वापस आते होंगे। तो इस तरह से ये सिक्के रोम से भारत आए होंगे। अ पोएम अबाउट ट्रेड। व्यापार के बारे में, ट्रेड के बारे में एक कविता। वी कैन फाइंड एविडेंसेस ऑफ ट्रेड इन संगम पोएम्स। संगम पोएम्स ये तमिल लिटरेचर के पोएम्स जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, उसमें भी ट्रेड का जिक्र है, व्यापार के बारे में है। हेयर इज वन विच डिस्क्राइब्स द गुड्स ब्रॉट इनटू पुहार, एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। पूर्वी किनारे पर एक बंदरगाह है जिसका नाम पुहार है। वहां पे जो सामान लाए जाते थे उनका जिक्र है इन संगम पोएम्स में। हेयर आर ब्रॉट, ये सामान लाए जाते थे। स्विफ्ट, प्रैंसिंग हॉर्सेस, तेज चलने वाले और सवारी करने वाले घोड़े, ऐसे घोड़े जो काफी तेज थे और जिन पर बैठ के सवारी की जा सकती थी। बाई सी इन शिप्स, ये घोड़े समंदर से होकर आते थे और जहाजों में चढ़ाकर लाए जाते थे। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स,
बेल्स कहते हैं गठरी या पोटली को। तो काली मिर्च की पोटलियां गाड़ियों में भरकर लाई जाती थीं। जेम्स एंड गोल्ड बॉर्न इन हिमालयाज, हिमालय की तराई में पाए जाने वाले कीमती पत्थर और सोना लाया जाता था। सैंडलवुड बॉर्न इन वेस्टर्न हिल्स, चंदन की लकड़ी। पर्ल ऑफ साउदर्न सीज, दक्षिण सागर के मोती लाए जाते थे। कोरल फ्रॉम ईस्टर्न सी, पूर्वी सागर से मूंगा लाया जाता था। कोरल मूंगे को कहते हैं, पर्ल मोती को कहते हैं। यील्ड ऑफ द गंगा एंड क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, पॉटरी फ्रॉम म्यांमार। गंगा और कावेरी नदी के किनारे उपजे अनाज, श्रीलंका से खाने के सामान और म्यांमार से बर्तन लाए जाते थे। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, कुछ और भी कम मिलने वाले और कीमती सामान लाए जाते थे इस बंदरगाह पे, जिसका नाम पूहार था। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट आर मेंशन्ड, व्हाट वुड दे बी यूज्ड फॉर। यहाँ जितने भी सामानों के नाम हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए और ये बताइए कि इन सामानों को किस काम के लिए यूज किया जाता होगा। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी राउट्स, व्यापारियों ने समुद्र में बहुत सारे रास्ते तलाश किए। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, कुछ ने किनारों का पीछा किया। देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड्स टू क्रॉस द सी मोर क्विकली। कुछ व्यापारी जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से ट्रेवल करते थे वे मॉनसून विंड का सहारा लेते थे। मॉनसून के सीजन में हवा एक खास डायरेक्शन में बहती है, अगर व्यापारियों को उसी दिशा में जाना होता था तो वे हवाओं का सहारा लेते थे। और वह कैसे? नाव में इस तरह के मास्ट लगाकर, इनमें कपड़े इस तरह लगाने से नाव काफी तेजी से चलता है। हवा इस नाव को ढकेलने में मदद करती है और एक जगह से दूसरी जगह काफी तेजी से जाया जा सकता है। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के ट्रेडर इन मॉनसून विंड्स का सहारा लेते थे और ऐसा करने से वे समंदर को काफी जल्दी क्रॉस कर पाते थे। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यापारी को ईस्ट अफ्रीका से या फिर अरेबिया से हमारे देश के पश्चिमी किनारों तक पहुंचना होता था तो वे साउथ वेस्ट मानसून का सहारा लेते थे। हवा इस दिशा में होती थी और वे बड़ी तेजी से ईस्ट अफ्रीका या अरेबिया से इंडिया तक आ सकते थे। एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज। स्टर्डी कहते हैं मजबूत को, तो इस तरह की लंबी यात्रा के लिए मजबूत जहाज बनाने होते थे। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट्स, कोस्ट किनारे को कहते हैं। तो ये जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं इसके अलोंग नए नए किंगडम्स, नए नए साम्राज्य विकसित हुए। द साउदर्न हाफ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विथ हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। हमारे देश का जो दक्षिणी हिस्सा है, साउदर्न पार्ट है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, आप देख सकते हैं। दोनों तरफ से समंदर से घिरा है ये। इस इलाके में पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं और नदियां भी बहती है। अमंग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज मोस्ट फर्टाइल। सभी रिवर वैलीज में कावेरी नदी के आसपास का जो भी इलाका है वो बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल है। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल्ड द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। वे राजा या वे सरदार जिन्होंने इन कोस्ट्स और इन रिवर वैलीज को कंट्रोल किया वे काफी पावरफुल और काफी अमीर बने। Sangam poems mention the Muvendar. This is a Tamil word meaning three chiefs used for the head of three ruling families, the Cholas, Cheras and Pandyas, who became powerful in South India around 2300 years ago. संगम पोएम्स में एक शब्द आता है मूवेंदार। ये एक तमिल वर्ड है, इसका मतलब होता है थ्री चीफ्स, तीन सरदार। और ये किसे रेफर किया जा रहा है? तो चोला डायनेस्टी के जो लोग हैं उन्हें, चेरा डायनेस्टी के जो लोग हैं उन्हें और पांड्यास डायनेस्टी के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो साउथ इंडिया में काफी पावरफुल थे आज से लगभग 2300 साल पहले। Each of the three chiefs had two centers of power, one inland and one on the coast. इन सभी सरदारों का जो सेंटर ऑफ पावर था, सत्ता का केंद्र था, वो दो हुआ करता था। सत्ता का केंद्र वह जहां से वे रूल करते थे, आप राजधानी समझ सकते हैं। तो एक राजधानी इनके इनलैंड को रूल करती थी। इनलैंड मतलब जो जमीनी इलाका है जहां समंदर नहीं है वो इलाका। और एक राजधानी इनकी समुद्री इलाके को, कोस्टल एरियाज को रूल करती थी। ऑफ दीज 6 सिटीज 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, पूहार और कावेरीपत्तनम द पोर्ट ऑफ द चोलास एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्यास। इन सभी शहरों में 2 शहर काफी इंपॉर्टेंट थे। एक का नाम पूहार था या फिर इसे कावेरीपत्तनम भी कहते हैं। ये चोला
चोलाज का, चोला डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन लोगों का पोर्ट था ये पुहार या कावेरीपत्तनम, जहाँ पे सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्याज, पांड्या भी डायनेस्टी का नाम है। इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनकी राजधानी थी ये मदुरई, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट शहर था। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टीड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। ये जो चीफ या सरदार हुआ करते थे ये राजा की तरह टैक्स नहीं लेते थे, इसके बजाय ये लोगों से गिफ्ट लेते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। वे कभी कभी आसपास के इलाकों में सेना लेकर निकलते थे और लोगों से टैक्स और ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमॉन्ग देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। जितना धन वे इकट्ठा करते थे वे बांट दिया करते थे अपने सपोर्टर्स में, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने सिपाहियों में और कवियों में। मेनी पोएट्स हुज कंपोजिशंस आर फाउंड इन संगम कलेक्शन composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots and fine clothes। बहुत सारी ऐसी कविताएं मिलती हैं संगम कलेक्शन में, ये जो तमिल लिटरेचर का कलेक्शन है। इसमें पोएट्स ने ऐसी पोएम लिखी है जो चीफ्स की, सरदारों की बड़ाई में है, उनको प्रेज करती हुई हैं। और ऐसा पोएम लिखने से उन्हें रिवार्ड मिलता था, इनाम मिलता था। और इनाम में क्या क्या मिलता था? कीमती पत्थर मिलते थे, सोना मिलता था, घोड़े, हाथी, रथ या फिर अच्छे कपड़े मिलते थे। अराउंड 200 years later, a dynasty known as the Satavahanas became powerful in western India। इन चोलाज, चेराज और पांड्या के 200 साल बाद एक दूसरी डायनेस्टी फेमस हुई जिनका नाम सतवाहनाज था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहनाज वाज गौतमीपुत्रा श्री सतकर्णी। सतवाहना डायनेस्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हुए उनका नाम गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी था। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। हम उनके बारे में एक इंस्क्रिप्शन से जानते हैं, एक शिलालेख से जानते हैं जो कि उनकी माता के लिए लिखा गया था और उनकी माँ का नाम गौतमी बालाश्री था। He and other Satvahana rulers were known as Lords of Dakshinpatha, literally the route leading to south, which was also used as a name for the entire southern region। सतवाहना डायनेस्टी के जो भी रूलर्स थे उन्हें दक्षिण पथ का राजा कहा जाता था, लॉर्ड कहा जाता था। दक्षिण पथ का मतलब ये होता है ऐसा रास्ता जो दक्षिण की तरफ जाता हो, और बाद में जाके इस दक्षिण पथा को पूरे साउदर्न रीजन को एड्रेस करने के लिए यूज किया गया। ही सेंट हिज आर्मी टू ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट्स। गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी ने अपनी सेना पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी किनारों तक भेजी। वाई डू यू थिंक ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द कोस्ट्स? आपको क्यों लगता है इस राजा ने समुद्र के किनारों को कंट्रोल करने की क्यों कोशिश की? क्योंकि वहां से व्यापार होता था, बहुत सारे सामान बाहर से आते थे, उस पे टैक्स लगाया जा सकता था और इससे वे काफी अमीर हो सकते थे। द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। अब सिल्क रूट के बारे में, सिल्क रूट की कहानी। द रिच ग्लॉसी कलर ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट हाईली वैल्यूएबल फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटी। सिल्क के चमकदार रंग और इसकी चिकनी बनावट इसे काफी कीमती कपड़ा बनाती है बहुत सारे सोसाइटीज में। मेकिंग सिल्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सिल्क को बनाना एक जटिल काम है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। रॉ सिल्क हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द cocoon of silkworm, spun into thread and then woven into cloth। सबसे पहले रॉ सिल्क को निकालना होता है सिल्क वॉर्म के कुकून से, उसके बाद उससे धागा बनाया जाता है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। द टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो। सिल्क बनाने की टेक्निक आज से लगभग 7000 साल पहले चाइना में सबसे पहली बार इन्वेंट हुई थी, आविष्कार हुआ था इसका। वाइल द मेथड्स रिमेन अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स ऑन फूट, हॉर्सबैक और ऑन कैमल्स कैरीड सिल्क विद देम। चाइनीज लोगों ने ये टेक्निक बहुत सालों तक सीक्रेट रखी, गार्ड करके रखी, छुपा के रखी। चाइना से जो लोग बाहर गए पैदल या घोड़ों पे या ऊंटों पे, वे अपने साथ सिल्क लेकर गए। द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज सिल्क रूट। वे लोग जिस रास्ते से गए उस रास्ते को सिल्क रूट कहा जाता है। समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंट गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। चाइना में जो रूलर्स थे वे सिल्क के कपड़े का गिफ्ट भेजते थे ईरान के राजा को या फिर वेस्ट एशिया में जो भी राजा थे उन्हें, और इस तरह सिल्क वेस्ट तक पहुंचा, पश्चिम तक पहुंचा। अबाउट 2000 ईयर्स अगो वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंगस्ट रूलर्स एंड
एंड रिच पीपल इन रोम। आज से लगभग 2000 साल पहले सिल्क पहनना रोम के शासकों का और वहाँ के अमीर लोगों का फैशन बन गया। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना अलॉन्ग डेंजरस रूट्स थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। सिल्क काफी कीमती हुआ करता था क्योंकि इसे खतरनाक रास्तों से होकर लाना पड़ता था। रास्ते में पहाड़ पड़ते थे, रेगिस्तान पड़ते थे। पीपल लिविंग अलोंग राउट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउिंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। सिल्क लाने के रास्ते में सिल्क रूट पे जो लोग रहते थे वे अक्सर पैसे मांगते थे, पेमेंट्स मांगते थे ताकि वे व्यापारियों को जाने दें। लुक एट मैप 6 which shows the silk route and its branches। मैप 6 में सिल्क रूट और उसके ब्रांचेस दिखाए गए हैं। Some kings tried to control large portion of the route। कुछ राजाओं ने इस सिल्क रूट के एक बड़े पोर्शन को कंट्रोल करने की कोशिश की। This was because they could benefit from taxes, tributes and gifts that were brought by traders traveling along the route। जिस राजा ने इस सिल्क रूट को कंट्रोल किया उसे बहुत सारा टैक्स मिल सकता था इन ट्रेडर्स के द्वारा जो इस रास्ते से जाते थे। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम फ्रॉम अटैक्स बाय रॉबर्स। वे राजा जो इन व्यापारियों से टैक्स लेते थे वे व्यापारियों को प्रोटेक्ट भी करते थे, उनकी सुरक्षा भी करते थे डाकुओं से। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क राउट वाज द कुशानाज हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो। सबसे अच्छे शासक जिन्होंने इस सिल्क रूट पे कंट्रोल किया वे कुशानाज डायनेस्टी के थे और उनका शासन सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ था आज से लगभग 2000 साल पहले। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। कुशानाज के सत्ता का दो केंद्र था, दो सेंटर ऑफ पावर था, एक पेशावर में था, दूसरा मथुरा में था। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। कुशानाज के राज्य में तक्षशिला भी आता था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड्स टू रोमन एम्पायर। कुशानाज डायनेस्टी के रूलर्स के राज्य में ही सिल्क रूट सेंट्रल एशिया से लेकर समुद्री किनारों तक पहुंचा जहां पे इंडस मिलती है और वहां से इन सिल्क्स को लेकर रोमन एम्पायर तक जाया जा सकता है। द कुशानाज वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। कुशानाज वो पहले राजा थे जिन्होंने सोने के सिक्कों को इशू करना, सोने के सिक्कों को चलन में लाया। दे वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क राउट। ये सोने के सिक्के व्यापारियों के द्वारा यूज किए जाते थे सिल्क रूट में। Why do you think it would have been difficult to use carts along the Silk Route? आप क्या सोचते हैं सिल्क रूट में गाड़ियों को ले जाना क्यों मुश्किल था? क्योंकि सिल्क रूट में पहाड़ आते थे, रेगिस्तान आते थे, तो गाड़ी को लेकर जाना काफी मुश्किल होगा। सिल्क वॉज ऑल्सो सेंट फ्रॉम चाइना बाई सी। चाइना से समुद्र के रास्ते भी सिल्क भेजा जाता था। ट्रेस द राउट ऑन मैप 6। ये कौन सा रास्ता होगा ये मैप 6 में ढूंढिए। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन द एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स इन ट्रांसपोर्टिंग सिल्क बाय सी? समुद्र के रास्ते सिल्क ले जाने के क्या फायदे और क्या नुकसान है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कैसे फैला अब इसके बारे में। द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वॉज कनिष्का हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो। कुशाना वंश के सबसे मशहूर शासक कनिष्क थे। उन्होंने आज से 1900 साल पहले शासन किया। He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters। काउंसिल परिषद या समिति को कहते हैं। तो ये जो रूलर थे कनिष्का उन्होंने एक बुद्धिस्ट लोगों की समिति बनाई। वहाँ स्कॉलर्स मिलते थे और कुछ खास मुद्दों पर डिस्कस करते थे। अश्वघोषा अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा द बुद्ध चरित्रा लिव्ड इन हिज कोर्ट। एक कवि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध की बायोग्राफी लिखी है, बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा है जिसका नाम बुद्ध चरित्रा है, वो पोएट कनिष्का के दरबार में ही थे। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगैन राइटिंग इन संस्कृत। अश्वघोष और दूसरे बुद्धिस्ट स्कॉलर अब संस्कृत में लिखना शुरू कर रहे थे। A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed। बुद्धिज्म का एक नया फॉर्म जिसे महायाना बुद्धिज्म कहते हैं वो डेवलप होने लगा था। This had two distinct features। इस महायाना बुद्धिज्म के दो distinct features हैं। Earlier the Buddha's presence was shown in sculptures by using certain signs।
महायाना बुद्धिज्म के पहले बुद्धा के प्रेजेंस को किसी मूर्ति में दिखाने के लिए कुछ खास तरह के साइंस, कुछ खास तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल होता था। फॉर इंस्टेंस, हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यह बात मूर्ति में दिखाने के लिए एक पीपल के पेड़ की फोटो बनाई जाती थी, मूर्ति बनाई जाती थी, और उससे ये बात पता चलती थी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। नाउ स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा वर मेड। अब महायाना बुद्धिज्म के बाद बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। मेनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स मेड इन तक्षशिला। बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां मथुरा में बनाई गई और कुछ तक्षशिला में बनाई गई। द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन बोधिसत्वा। बोधिसत्वा एक तरह के बुद्धिस्ट लोग हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया हो। These were supposed to be persons who had attained enlightenments. बोधिसत्वा वैसे लोग जिन्होंने enlightenment attain किया हो। Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace. वैसे लोग जो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे वे एकदम अलग हो जाते थे बाकी लोगों से और शांति में ध्यान करते थे। However, instead of doing that, they remained in world to teach and help other people. महायाना बुद्धिज्म के आने के बाद ये बोधिसत्व लोग आइसोलेशन में जाके मेडिटेट करने के बजाय इसी दुनिया के लोगों के साथ रहते थे, उन्हें सिखाते थे, टीच करते थे और हेल्प भी करते थे। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान। बोधिसत्व लोगों की पूजा काफी मशहूर हुई। यह सेंट्रल एशिया, चाइना और बाद में कोरिया और जापान तक फैली। Buddhism also spread to western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in. बुद्धिज्म साउथ इंडिया में भी फैला। वहां पे पहाड़ों में 1 दर्जन से ज्यादा गुफाएं बनाई गई साधुओं को रहने के लिए। Some of these caves were made on the orders of kings and queens, other by merchants and farmers. कुछ ये गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाए गए, कुछ व्यापारियों के द्वारा बनवाए गए और कुछ किसानों ने बनाए। Some of these were often located near passes through the western Ghats. पासेस उन रास्तों को कहते हैं जो पहाड़ों से होकर गुजरते हैं। तो ये जो गुफाएं बनाई गई वे इन रास्तों के करीब थी और ये कहाँ बनाई गई? वेस्टर्न घाट्स में बनाई गई। रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्पेरस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विथ सिटीज इन द डेक्कन रैन थ्रू दीज पासेस। इन रास्तों से समुद्र के किनारे जुड़ते थे जो कि काफी प्रॉस्पेरस थे, रिच थे, और डेक्कन की बहुत सारी शहरें भी जुड़ती थीं। ट्रेडर्स प्रोबेबली halted in these cave monasteries during these travels. केव गुफा को कहते हैं और मोनेस्ट्री मठ को कहते हैं। तो जो व्यापारी थे वे इन्हीं गुफानुमा मठ में ठहरते थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्ट वर्ड्स टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। बुद्धिज्म श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरवादा बुद्धिज्म वाज मोर पॉपुलर इन दिस एरियाज। बुद्धिज्म का पुराना फॉर्म जिसे थेरवाद बुद्धिज्म कहते हैं वो इन इलाकों में मशहूर हुआ। रीड पेज 100 वंस मोर, कैन यू थिंक ऑफ हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड इन दिस लैंड्स। पेज 100 हमारा आगे है क्योंकि ये 97th पेज है, तो उसे जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि बुद्धिज्म उन इलाकों में किस तरह फैला। द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों की खोज। एज ट्रेडर्स जर्नीड टू डिस्टेंट लैंड्स इन कारवान्स एंड शिप्स, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रैवल्ड विद देम। व्यापारी जो दूर दूर तक कारवां में एक साथ जाते थे, जहाजों से जाते थे, उन्हीं के साथ तीर्थ यात्री भी ट्रैवल करते थे। पिलग्रिम्स क्या होते हैं? अ मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। पवित्र स्थानों पर पूजा करने जो पुरुष या स्त्री जाते हैं उन्हें पिलग्रिम कहते हैं, तीर्थ यात्री कहते हैं। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। Faxian, who came to the subcontinent about 1600 years ago, Xuanzang, who came around 1400 years ago, and Ai Qing, who came about 50 years after Xuanzang. सबसे मशहूर जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम हैं वे फाजियान हैं जो सबसे पहले आए थे हमारे देश में आज से लगभग 1600 साल पहले। उसके बाद जुआनजांग आए जो कि 1400 साल पहले आए थे, और आई क्विंग जुआनजांग के 50 साल बाद आए। They came to visit places associated with the life of the Buddha as well as famous monasteries. वे जगह जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं उन जगहों पे वे घूमने आते थे, और जो मशहूर मठ हैं
उसे भी विजिट करते थे वे लोग। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। हर तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा वृतांत लिखी है, उसने रास्ते में क्या सब महसूस किया, उसे कैसा लगा, वो लिखा है। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे इनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स विच ऑफन टुक ईयर्स, ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड एंड द बुक्स दे कैरीड बैक विद देम। उन्होंने रास्ते में आने वाले खतरों के बारे में लिखा है। इन रास्तों को पार करने में सालों लग जाते थे। उन देशों और उन मठों के बारे में लिखा है जहां वे गए, और उन किताबों के बारे में लिखा है जो वे वहां से ले आए। हाउ फाजियान रिटर्न टू चाइना। फाजियान वापस चाइना कैसे लौटे। फाजियान बिगैन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। फाजियान ने अपने घर लौटने की शुरुआत बंगाल से करी। ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स। व्यापारियों के एक जहाज पे वे सवार हुए। दे हैड बेयरली ट्रेवल्ड फॉर 2 days व्हेन दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म। उन्होंने लगभग 2 दिन ही ट्रेवल किया होगा कि एक तूफान में वे गिर गए। द मर्चेंट्स बिगैन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड सो एज टू लाइटन द लोड एंड सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग। व्यापारियों ने जहाज में रखे सामान को बाहर फेंकना शुरू किया ताकि जहाज को हल्का किया जा सके और उसे डूबने से बचाया जा सके। फाजियान थ्रू अवे हिज मीगर पर्सनल बिलोंगिंग्स बट clung to his books and the statues of Buddha that he had collected। फाजियान के जो पर्सनल सामान थे, जैसे कि उनके कपड़े या फिर और भी दूसरे सामान, उन्होंने वे फेंक दिए, लेकिन जो किताबें और जो बुद्ध की मूर्तियां वो अपने साथ लाए थे उससे वे चिपके रहे। क्लंग टू का मतलब चिपके होना। फाइनली द स्टॉर्म सबसीडेड आफ्टर 13 days। 13 दिन बाद जाके ये तूफान शांत हुआ। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स द सी। समुद्र को वे कुछ इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट एक्सेप्ट बाई ऑब्जर्विंग द सन, मून और स्टार्स इन देयर मोशन। समुद्र के बारे में वे लिखते हैं कि समुद्र का कोई अंत नहीं, बाउंडलेस है समुद्र। समुद्र में दिशा का पता करना कि किधर ईस्ट है और किधर वेस्ट, ये लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है अगर आप सूरज या चांद की गति को न देखें या फिर तारों के मोशन को न ऑब्जर्व करें तो। इफ इट इज डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज टू स्टीयर बाय द विंड। अगर बारिश हो रही है या फिर अंधेरा है तो केवल हवा के सहारे स्टीयर किया जाता है, चलाया जाता है जहाज को। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा वेयर ही हॉल्टेड फॉर 5 months बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना। लगभग 90 दिनों बाद बंगाल से वे जावा पहुंचे, वहां पे वे 5 महीने रुके। उसके बाद वे एक दूसरे व्यापारियों के जहाज पे सवार हुए जो उन्हें चाइना ले गया। Try and trace the route Fazian took on map 6. Why do you think he did not want to throw away his books and statues? फाजियान ने जो रास्ता लिया बंगाल से जावा और जावा से चाइना, इस रास्ते को ट्रेस करने की कोशिश कीजिए मैप पे। फाजियान ने अपनी किताबें और मूर्तियां नहीं फेंकी। आप क्या सोचते हैं उसने ऐसा क्यों किया? जुआनजांग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना through the northwest and central Asia carried back with him statues of Buddha made of gold, silver and sandalwood and over 600 manuscripts loaded on back of 20 horses। जुआनजांग जो जमीन के रास्ते आए थे नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया होते हुए, वे अपने साथ बुद्ध की सोने की, चांदी की और चंदन के लकड़ी से बनी मूर्तियां ले गए और लगभग 600 हाथ से लिखी किताबें जो कि 20 घोड़ों पर लाद कर वो ले गए। ओवर 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized। लगभग 50 किताबें जो हाथ से लिखी गई थी वे खो गई जब उनका नाव इंडस नदी में पलट गया था। He spent the rest of his life translating the remaining manuscript from Sanskrit into Chinese। जुआनजांग ने अपनी बाकी की जिंदगी जो बचे हुए मैन्युस्क्रिप्ट थे 550 मैन्युस्क्रिप्ट्स, उनको संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट करते हुए बिताई। नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नालंदा एक ऐसा खास जगह जहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों को शिक्षा मिलती थी। जुआनजांग एंड other pilgrims spent time studying in Nalanda, Bihar, the most famous Buddhist monasteries of the period। जुआनजांग और दूसरे तीर्थयात्री अपना समय नालंदा में पढ़ते हुए बिताते थे। ये नालंदा बिहार में है। यहाँ बुद्धिस्ट लोगों के सबसे मशहूर मठ हैं। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स इट। जुआनजांग ने इसे इस तरह लिखा है कि द टीचर्स आर मेन ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट।
यहाँ जो शिक्षक थे वे काफी क्षमतावान थे और काफी टैलेंटेड थे। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी, वे बहुत सिंसियरली बुद्धा की टीचिंग्स फॉलो करते हैं। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो देम, मठ के जो नियम है वे काफी कड़े हैं और हर किसी को उनका पालन करना होता है। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प ईच अदर, बातचीत पूरे दिन चलती रहती है और युवा और बूढ़े लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। लर्नेड मेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हेयर टू सेटल देयर डाउट्स, ज्ञानी लोग दूसरे दूसरे शहरों से आते हैं और अपनी शंका का, अपने डाउट का निवारण करते हैं, सेटल करते हैं अपनी शंका को। द गेट कीपर आस्क्स न्यू एंट्रेंट्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो दरबान है, गेट कीपर है इस मठ का, वह मठ में प्रवेश करने वाले लोगों से मुश्किल सवाल पूछता है। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज, लोगों को इसके अंदर घुसने की इजाजत तभी होती है जब वे इन सवालों के जवाब दे पाते हैं। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर, हर 10 आदमी में से 7 या 8 आदमी उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता है। लिस्ट द रीजंस व्हाई जुआनजांग वांटेड टू स्टडी इन नालंदा, कारण बताइए कि क्यों जुआनजांग नालंदा में पढ़ना चाहते थे। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति की शुरुआत। This was also the time when the worship of certain deities, which became a central feature of later Hinduism, gained in importance. यह वही समय था जब देवी देवताओं की पूजा काफी महत्वपूर्ण हो गई थी और आगे चल के यही हिंदुइज्म की खास विशेषता बनी। These deities included शिवा, विष्णु एंड गॉडेसेस सच एज दुर्गा। इन देवी देवताओं में शिव हैं, विष्णु हैं और गॉडेसेस में दुर्गा हैं जिनकी पूजा शुरू हुई थी। These deities were worshipped through bhakti, an idea that became popular at this time. भक्ति एक आइडिया है, एक विचार है और इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति के माध्यम से होती थी और यह उस समय काफी पॉपुलर हुआ था। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी, एक आदमी ने जिस भगवान को चुना है वो उनके प्रति कितना समर्पित है उसे ही भक्ति कहते हैं। एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट्स, मेन और विमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, भक्ति का रास्ता कोई भी चुन सकता है, वह चाहे गरीब हो या अमीर, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, पुरुष हो या महिला। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन भगवत गीता, अ सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज विच इज इंक्लूडेड इन महाभारता। भक्ति का विचार भगवत गीता में है। यह भगवत गीता हिंदुओं की पवित्र किताब है जो कि महाभारत में इंक्लूडेड है, महाभारत में गीता इंक्लूडेड है। इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क्स अर्जुना हिज डिवोटी एंड फ्रेंड टू अबेंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूज इन हिम एंड ओनली ही कैन सेट अर्जुना फ्री फ्रॉम एवरी इविल। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पूजा करने का यह तरीका, वर्शिप का ये फॉर्म देश के अलग अलग हिस्सों तक फैला। दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसाइज्ड डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेसेस rather than the performance of elaborate sacrifices। भक्ति का मार्ग अपनाने वाले लोग पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। According to this system of belief, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire। भक्ति का मार्ग अपनाने वाले लोगों का यह मानना है कि अगर वह अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा करें तो वह उन्हें उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त ने उन्हें देखना चाहा है, जिस रूप में भक्त ने उनकी पूजा की है। सो द डाइटी कुड बी थॉट ऑफ एज अ ह्यूमन बीइंग, लायन, ट्री और एनी अदर फॉर्म। ईश्वर को किसी भी रूप में सोचा जा सकता है, जैसे कि एक आदमी के रूप में, एक शेर के रूप में, एक पेड़ के रूप में या फिर किसी दूसरे रूप में। वंस दिस आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट्स मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दीज डाइटीज। एक बार इस विचार को समाज में स्वीकृति मिली, लोगों ने एक्सेप्ट किया इसे, फिर कलाकारों ने देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्ति
मूर्तियां तैयार की। भक्ति शब्द के बारे में, भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड भज मीनिंग टू डिवाइड और शेयर। भक्ति शब्द भज शब्द से बनता है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी करना। दिस सजेस्ट्स एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटी एंड द डिवोटी। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक संबंध को दिखाता है, टू वे रिलेशनशिप दिखाता है। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भगवता which is often translated as God but also means one who possesses and share bhaga, literally good fortune or bliss। भक्ति भगवत के प्रति जाने को कहते हैं, भगवत की दिशा में जाने को कहते हैं, और भगवत शब्द का ट्रांसलेशन गॉड होता है, ईश्वर होता है। तो रास्ता जो ईश्वर की तरफ ले जाए वो भक्ति है। भक्ति का दूसरा मतलब भाग भी होता है, शेयर होता है, और ये शेयर अच्छे भाग्य के लिए होता है, गुड फॉर्चून के लिए होता है, या फिर सुख के लिए होता है। द डिवोटी नोन एज द भक्ता और द भगवता शेयर्स हिज और हर चूजन डाइटीज भागा। जो भक्त है या जो भागवत है वह अपने चुने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। अ पोएम बाय अ भक्ता, एक भक्त के द्वारा लिखी हुई है कविता। मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स अस दैट riches, learning and high status do not automatically ensure a close relationship with the deity। अधिकांश भक्ति साहित्य में हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर के साथ रिलेशनशिप संबंध नहीं बनाए जा सकते। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ पोएम कंपोज्ड इन तमिल बाय अप्पार, अ डिवोटी ऑफ शिवा हु लिव्ड अबाउट 1400 years ago। अप्पर वाज अ वेलाला। आज से लगभग 1400 साल पहले एक शिव भक्त थे जिनका नाम अप्पार था। उन्होंने तमिल में एक कविता लिखी है और वो कुछ इस तरह है। द लीपर विथ रॉटिंग लिम्स, द मैन हु इज रिगार्डेड एज लो बाई ब्राह्मण्स, इवन द स्कैवेंजर। रॉटिंग लिम्स मतलब जिसके हाथ पैर सड़ रहे हो, एक ऐसा रोगी, एक ऐसा कुष्ठ रोगी जिसके हाथ पैर सड़ रहे हो, या फिर एक ऐसा आदमी जिसे ब्राह्मण ने लो बताया है, नीचली जाति का बताया है, या फिर कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला आदमी। इवन दीज मैन इफ दे आर servants, that is devotees of him who shelters the Ganga in his long hairs, that is Shiva, I worship them, they are gods to me। वैसा आदमी भी अगर वह डिवोटी है, ईश्वर की पूजा करता है, भक्त है, उस ईश्वर की जिसने गंगा को अपने जटाओं में, अपने बालों में शरण दिया है, और वो कौन है जो अपने बालों में गंगा को धारण किए हुए हैं, वो शिव हैं। तो पोएट कहता है कि मैं उनकी पूजा करता हूँ और वे मेरे लिए भगवान के समान हैं। जो शिव के दास हैं, जो शिव के सर्वेंट्स हैं, वो मेरे लिए ईश्वर हैं। बिकॉज द डाइटीज वर स्पेशल, दीज इमेजेस ऑफ द डाइटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम्स, प्लेसेस दैट वी डिस्क्राइब एज टेम्पल्स। क्योंकि भगवान स्पेशल थे, विशेष थे, इनके इमेजेस को, इनकी मूर्तियों को एक खास तरह के घरों में रखा जाता था जिसे हम आज मंदिर कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज टेम्पल्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में हम इन टेम्पल्स के बारे में, मंदिरों के बारे में और पढ़ेंगे। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट। भक्ति से इंस्पायर्ड बहुत सारे आर्ट हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारी पोर्टरी और आर्किटेक्चर बनाए गए हैं। चित्रकला और शिल्पकला के काफी एग्जाम्पल भक्ति से इंस्पायर्ड हैं। हिंदू शब्द के बारे में, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम रिवर इंडस। जिस तरह इंडिया शब्द इंडस रिवर से आया है, उसी तरह हिंदू शब्द भी इंडस रिवर से आया है। इट वॉज यूज्ड बाय अरब्स एंड ईरानियंस टू रिफर टू पीपल हु लिव टू द ईस्ट ऑफ द रिवर एंड टू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीव्स। अरब्स और ईरानियन लोग इंडस नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कह के बुलाते थे। हिंदू शब्द उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी रेफर करती थी और उनके रिलीजियस बिलीव्स को भी रेफर करती थी। उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं को रेफर करने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल होता था। तो इसी के साथ खत्म होता है ये आपका चैप्टर 9। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।